हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का सोशल साइंस में सिविक्स सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 आज है हमारा, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये एक सिटी का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, जहाँ पे कोई ठेली लगा के बैठा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कुछ साइकिल चला रहा है, कोई यहाँ सामान बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ढाबा दिख रहा है, कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपको होते हुए यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। देखो, जो हमारे भारत है, भारत में हमारे 5,000 से भी ज़्यादा क्या है, शहर है, सिटीज़ हैं। ठीक है, और जो है 27 हैं हमारे महानगर, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली, कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो महानगर होते हैं ये शहर से भी बड़े होते हैं। यहाँ पे जनसंख्या जो होती है वो शहरों से भी ज़्यादा होती है, और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी शहर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, यहाँ दिया भी गया है, में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, वो क्या पे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसा चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप सभी ने सुना ही होगा कि शहर की जो ज़िंदगी होती है वो इतनी बिजी होती है, इतनी शेड्यूल उसका बिजी होता है कि कभी रुकती ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक शहर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा कि आप खुद देखेंगे कि वहाँ पे लोग क्या काम करते हैं, क्या वो नौकरी करते हैं या फिर वो अपने रोज़गार में लगे, कि उन्होंने अपना खुद का वो रोज़गार खोला हुआ है जिसमें लगे हुए अपना जीवन, अपनी लाइफ को कैसे चला रहे हैं। और जो रोज़गार हैं, जो कमाई के जो मौके मिलते हैं, क्या वो समान रूप से यानी कि इक्वली सबको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखो ये चित्र देखो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो। देखो, किसी ने नाई की दुकान खोली है, एक पेड़ के नीचे नाई की दुकान खोल के ये बैठे हैं। ठीक है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई यहाँ पे स्वीपर है जो सफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब्जी बेच रही है एक लेडी, ये कोई दूध बेच रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फ्लावर बेच रही है, कपड़े की दुकान है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक लेडी कुछ बेच रही है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई कुछ बेच रहा है। और यहाँ पे देखो, ये भी एक दुकान सी है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे देखो एक टेंट सा बना हुआ है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सब्जी बेच रहा है। तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप होते हुए देख रहे हो यहाँ पे। चलिए आगे हम जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। यह सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यानी कि यहाँ पे एक लड़की है जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही है और वो बता रही है कि ये वह शहर है जहाँ पे मेरी मौसेरी बहन, यानी कि मेरी मौसी की बहन, मतलब मौसेरी बहन मतलब क्या होता है, मौसी की बेटी रहती है, और मैं यहाँ पे बहुत ही कम बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। वो बता रही है कि जब मैं यहाँ पे एक बार आई थी तो मेरी जो वो सिस्टर है वो मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर के गई थी। हम तड़ाकी ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। यानी कि मैं जब उसके घर गई थी, अपनी बहन के घर, तो वो मुझे घुमाने के लिए लेके गई थी और हम घर से तुरंत निकल गए। और हम जैसे ही मेन रोड पे आए तो हमने क्या देखा, वहाँ पे तो बहुत ही काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। जब वो मेन रोड पे आए तो देखा उन्होंने खूब चहल पहल हो रही है, जहाँ पे एक लेडी थी जो अपना जो एक ठेला था या रेहड़ी जिसको बोलते हैं, उस पर क्या कर रही थी, सब्जियों को सजा रही थी। ठीक है, ताकि लोग देख सकें कि उसके पास क्या क्या बेचने के लिए है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। और जो वो सब्जी वाली थी, ठीक उसके बगल में ही फुटपाथ पर क्या थी, एक फूल वाली बैठी हुई थी, फूल बेचने वाली, जिसने तरह तरह के खूब सुंदर रंग बिरंगे फूल रखे हुए थे। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा था। वो बता रही है कि मैंने उससे क्या लिया था, उससे लाल और पीला कलर का, यानी कि रेड एंड येलो कलर का मैंने क्या रोज़ खरीदा था। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। ठीक है, फिर वो क्या बता रही है कि दूसरी तरफ सड़क के क्या देखा मैंने, कि वहाँ पे पटरी पर एक व्यक्ति क्या बेच रहा है, अखबार बेच रहा था, और चारों तरफ उसके क्या थे, लोग खड़े हुए थे। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। अब इस चीज़ को एक आप इमेजिन करते हुए चलिएगा कि वो रोड पे गई है, उसने क्या क्या देखा, उसने देखा एक सब्जी वाली अपनी सब्जियों को अपनी रेहड़ी पे तैयार कर रही है, सजा रही है ताकि लोग देख सकें कि उसके पास क्या क्या सामान है बेचने के लिए। ठीक उसके बगल में एक फूल वाली है जो फूल बेच रही थी रंग बिरंगे, और जिसमें से उन्होंने लाल और पीले कलर का गुलाब खरीदा था।
इसके बाद उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति है जो अखबार बेच रहा है और उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई, क्योंकि हर कोई अखबार पढ़ना चाहता है। और साथ ही जो वहाँ से बसें, जो गाड़ियाँ निकल रही थी, वो भी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे सी टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। अब वो बता रही है कि वहाँ पे उसने देखा कि जो ऑटो रिक्शा है उसमें स्कूल के बच्चे खूब सारे भरे हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं। पास में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक मोची बैठा हुआ है जिसके पास एक छोटा सा टीन का डब्बा है, एक बॉक्स है, बक्सा है, उससे वो अपना सामान निकाल रहा है। और उसी के पास में क्या है, उसी सड़क के किनारे क्या है, एक नाई है जिसने अपना काम शुरू कर दिया और उसके पास एक ग्राहक पहले से ही बैठा हुआ था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी लेके जा रही थी। अब यहाँ पे वो बता रही है कि थोड़ी दूर पे एक औरत थी जो अपनी ठेला गाड़ी में क्या रख रखा था, उसने प्लास्टिक की बॉटल्स बेच रही थी, डिब्बे बेच रही थी प्लास्टिक के, बालों में लगाने वाली जो हेयर पिन्स होती हैं वो बेच रही थी। ठीक है, वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति था जो घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां लेकर जा रहा था। यानी कि एक व्यक्ति था जो अपनी साइकिल पे क्या कर रहा था, सब्जियां लेके जा रहा था घर घर बेचने के लिए। हम उस जगह पर आ गई जहाँ पे रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। फिर क्या बता रही है कि उसके आगे हम चलते रहे, फिर आगे चल के वहाँ पहुँचे जहाँ पे जो रिक्शे थे वो एक साथ लाइन में खड़े हुए थे और ग्राहकों के यानी कि कस्टमर्स के आने का वो लोग वेट कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। बाज़ार वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर था। ठीक है, अच्छा चलो अभी हम यहाँ पे अब इसको भी पढ़ लेते। तो अब यानी कि वो लोग कहीं निकल गए, वो बाज़ार जाने के लिए रिक्शे से निकल गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक किसी की स्टोरी दिखाई है। ये देखो, ये आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, चलाते हुए ये लोग चलाते हैं। और देख रहे हो आप कि एक व्यक्ति थक गया है कि वो उस पर ही लेट गया है। बच्चू मांझी एक रिक्शे वाला, यहाँ पे एक किसी व्यक्ति की, एक रिक्शे वाले की यहाँ पे आपको कहानी शेयर करी जा रही है। मैं बिहार के गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। यानी जो रिक्शे वाला है वो अपनी कहानी बता रहा है। क्या नाम है उस रिक्शे वाले का? बच्चू मांझी। वो बता रहा है कि मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार के गांव से आया हूँ और वहाँ पे मैं मिस्त्री का काम करता था। ये तो ना घर बनाते हैं तो उसमें मिस्त्री वगैरह लगते हैं, काम करते हैं, तो मैं वो काम करता था। मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे जो हैं वो गाँव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। उसने बताया कि भाई हमारे पास ज़मीन भी नहीं है और जो ये मिस्त्री का जो काम है वो भी हमेशा नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए बुरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। वो बता रहा है कि भाई मुझे वहाँ रेगुलर काम नहीं मिलता था, काम नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं होते, है ना, और उनका खर्चा भी नहीं चलता था, इसलिए वो काम की तलाश में बाहर आ गया था शहर में। ठीक है, और उसने बताया कि जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने क्या किया, एक पुराना सा रिक्शा खरीदा, उसकी किस्त चुकाई और काफ़ी साल पहले की बात है ये। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ। वो बता रहा है कि मैं रोज़ क्या करता हूँ, सुबह बस स्टॉप पे पहुंच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ पे भी जाना चाहे उन्हें वहाँ में छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। अब वो बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ, रोज़ सुबह एक तो बस स्टॉप पे पहुँच जाता हूँ और वहाँ से जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको जहाँ जाना होता है उनको वहाँ लेके जाता हूँ मैं, और मैं रात को 8-9 बजे तक मैं रिक्शा चलाता रहता हूँ। उसने बताया कि मैं एक शहर की एक कॉलोनी में लगभग 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। फिर उसने बताया कि लोग जो ग्राहक है उसे कितने रुपए देते हैं, 10 से 30 रुपये तक देते हैं। और वो बता रहे हैं कि जब तबीयत ख़राब होती है तो भाई तबीयत ख़राब होगी तो रिक्शा तो चला नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से वो काम नहीं कर पाते और उस समय उनकी कमाई क्या होती है, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। अब वो कमरा भी कैसा है, रेंट, जहाँ पे वो रहते हैं रेंटेड है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है और कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो यहाँ पे बच्चों ये कहानी थी एक रिक्शे वाले की कि जिसको अपने गांव में काम नहीं मिलता था, उनके पास ज़मीन भी नहीं थी और तो इसलिए वो काम की तलाश के लिए वो शहर आता है। शहर में आके वो रिक्शा चलाते हैं और कमरा भी किराए पे लिया हुआ है, जिसमें से वो 200 से 300 रुपये कमा पाता है, जिसमें से वो 100-150 रुपये तो उसके खाने में ही खर्चा हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसका अपना खुद का खर्चा, जैसे किराए का खर्चा है, खुद का खर्चा निकल जाता है और जो थोड़े पैसे बचते हैं उसी को क्या करता है, वो अपने घर में भेजता है।
ठीक है। और फिर क्या बता रहा है कि वो साल में 1-2 बार क्या करता है, अपने फैमिली से मिलने के लिए भी जाता है। तो इस तरह से वो बता रहा है कि उसकी जो बीवी है वो भी कभी कभार क्या करती है, जब उनको काम मिलता है तो वो खेतों में मजदूरी करने के लिए चली जाती है। तो ये क्या है, उनकी एक आजीविका का साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको कहानी बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या है, बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? रोजगार की तलाश में। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि शहर में बहुत महंगाई है और वो खुद किराए के कमरे में लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहता है शेयर करके। अगर वो अपनी परिवार के साथ रहेगा तो उसको अलग से सेपरेट लेना पड़ेगा एक रूम, और उसका किराया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और शहर में थोड़ा सब चीज़ थोड़ा महंगी भी रहती हैं, तो उनके लिए इतना जो उनकी बेसिक नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी उसमें, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वो अपना काम कैसे करते हैं, जैसे कि कैसे खरीदते हैं सामान को, कैसे कहाँ बेचते हैं, सामान कहाँ से लाते हैं। तो ये आपका काम है कि आपको एक बार थोड़ा सा उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों? यानी कि जो वो रिक्शे वाला है तो उसको एक दिन की छुट्टी लेने से भी पहले भी क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं, अगर वो रोज़गार नहीं करेगा, अपना रिक्शा नहीं चलाएगा, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, और वैसे ही उसका इतना खर्चा हो जाता है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, और उसको उसकी सिचुएशन वैसी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसको काफ़ी सोचना पड़ता है, क्योंकि उसका वो रोज़ का दिहाड़ी है, मतलब कि वो रोज़ जब काम करेगा तभी उसको पैसा मिलेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है ना, किसी कंपनी में काम करो, चलो आपने एक दिन की छुट्टी ले ली, आपको मिल जाती है। पर जो लोग अपना खुद का काम करते हैं इस तरह से, तो वो डिपेंड होते हैं कि रोज़ वो काम करेंगे तो तभी उनको पैसे मिलते हैं। इसीलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे और चीज़ें बताई जा रही हैं। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। जैसे कि अभी आपको एक स्टोरी बताई रिक्शे वाले की, तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि शहर में उसी की तरह क्या है, और भी लोग काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं, यानी कि या तो वो कोई सामान बेच रहे होते हैं या किसी न किसी चीज़ के वो ठीक करने का काम कर रहे होते हैं या कोई सर्विस दे रहे होते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। स्वरोजगार मतलब उनको किसी ने रोज़गार नहीं दिया, उन्होंने खुद के लिए अपने लिए रोज़गार खुद बनाया है। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें, कहाँ और कैसे अपनी दुकान को लगाएं, यानी कि किसी ने उन्हें नौकरी नहीं दी। अब पैसा तो कमाना ही है, तो खुद इंसान दिमाग लगाता है कि मैं क्या करता हूँ, क्या सामान लेके आऊँ, क्या बेचने का काम करूँ। तो वो खुद ही प्लानिंग करता है, खुद देखता है कि वो उसे कितना माल सामान खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे वो अपनी दुकान लगाएगा। ये सब चीज़ें उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, यानी कि परमानेंट नहीं होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी को, अगर आप किसी सिटी में गए होंगे तो देखा ही होगा आपने कि भाई उनके पास ऐसे कोई स्पेस तो होता नहीं है, तो वहाँ जहाँ भी उनको थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो उसी में वो अपना सेटअप तैयार कर लेते हैं। कहीं पर वो ऐसी पेड़ पर कुछ तिरपाल से लगा देंगे, उसके नीचे बैठ जाते हैं, छोटा मोटा कुछ भी सेटअप कर लेते हैं तैयार, वहाँ पर बैठ जाते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि सड़क के किनारे एक थोड़ा सा फुटपाथ बना होता है, तो वहाँ भी बहुत लोग क्या करते हैं, अपना शीट बिछाए, उस पर सामान रखा और बेचने लग जाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है, क्योंकि उनका कोई परमानेंट ठिकाना तो है नहीं, तो उनको पुलिस, जब भी पुलिस आती तो फिर वो खाली करवा देती है, क्योंकि वो चलने का रास्ता होता है, तो उनको लोगों के लिए जगह ही नहीं बचती है। तो पुलिस भी कभी भी अपनी दुकान उनको हटाने के लिए कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह है जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो होममेड होती हैं। ठीक है, अब चाहे वो खाने की हों या वैसी कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं बेचने की, तो ज़्यादातर देखेंगे कि उनके परिवार के लोग उस सामान को बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। परिवार वाली चीज़ को खरीदकर साफ़ करके, छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वे ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि सड़क के किनारे कई बार आपने खाने की स्टॉल दिखी होगी, फूड स्टॉल, तो वो लोग क्या करते हैं, घर पे अपने परिवार वालों के साथ बैठ के क्या करते हैं, पूरा सामान रेडी करते हैं और फिर सड़क पे आकर के उसको गरम गरम बना के लोगों को सर्व करते हैं। ठीक है, अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग जो हैं वो सड़कों पर काम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखो, आप कुछ देख पा रहे हो, ये कहीं किसी रूम का चित्र दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या है ये। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो अपनी आजीविका चलाने के लिए काम कर रहे होते हैं तो उनको मजबूरी में सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वही खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये छोटी सी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो ये काम करने वाले लोग हैं तो ये क्या करते हैं, अपना सामान यहाँ पे रख देते हैं दिन में और रात में यहीं भी आकर के क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। यानी कि अभी ये बताया गया है कि लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं, जो ये फुटपाथ होते हैं, ठेलों पर सामान बेचते हैं। और अभी देखा जाता था बीच में कि जो वो फुटपाथ पे अपना सामान ठेलियाँ लगा के बैठ जाते हैं, सामान बेचने लग जाते हैं, तो उसको देखा जाता है कि इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं ने प्रयास किए कि भाई इनको भी रोज़गार मिले, ये भी अपना लगा सकें सामान, क्योंकि नहीं तो वो कहाँ पे बेचेंगे अपना सामान। तो उनके अधिकार के लिए, उनके उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। किसके? कई संस्थाओं के प्रयास से कई संस्थाएं आगे आई इसके लिए, उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि भाई उनको भी लगाने के लिए दिया जाए। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध ना लगाए। प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। यानी कि जो ऐसे प्रतिबंध उन पे लगा हुआ था कि सड़क किनारे वो ऐसे नहीं लगा सकते हैं अपनी गाड़ियों को, मतलब अपने सामान यहाँ पे बेचने के लिए, तो सरकार भी ये कर रही है कि प्लानिंग कर रही है कि हम उस कानून को बदलें जो प्रतिबंध लगा हुआ है उन पे, और कुछ ऐसा योजना बनाएं कि जिससे क्या हो कि उनका काम भी हो जाए और जो आने जाने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी क्या हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है, उनको भी कोई समस्या ना हो। ऐसा सुझाव है कि शहर में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं, ठीक है। और एक सुझाव क्या दिया गया है कि कुछ ऐसे इलाकों को तय फिक्स कर दिया जाए कि यहाँ पे कि वो लोग अपना सामान बेच सकते हैं, तय कर दिया जाए। और यहाँ भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएँ जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। फिर आगे यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, अब एक और स्टोरी आ रही है बाजार में। अब क्या है, वो लड़कियाँ जो रिक्शे में जाती हैं ना बाजार, अब वो बाजार पहुँच गई हैं। वो बता रही है बाजार में जब हम बाजार पहुँची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, ठीक है। अच्छा देखो, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा, तो हमने अभी किस बारे में पढ़ा? पहले हमने एक रिक्शे वाले की हमने कहानी पढ़ी थी। फिर हमने ये बात करी कि लोग जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं होता, उनको कोई रोज़गार नहीं देता है, तो वो खुद ही स्वरोजगार की व्यवस्था करते हैं, अपने आप ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या सामान बेचना है, कहाँ से सामान लाना है, कैसे कैसे अपना एडजस्ट करना है। तो अपने लिए वो खुद रोज़गार ढूंढते हैं, सामान को बेचते हैं। फिर हमने बात करी कि वो सड़क किनारे बैठ जाते हैं, लेकिन पहले तो उनको मना भी किया जाता था, लेकिन अब सरकार से क्या करे, सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है कि इन लोगों के लिए कुछ ऐसे एरियाज़ को फिक्स कर दिया जाए जहाँ पे ये अपना सामान बेच सकें और आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो वो लड़की बाज़ार जा रही होती है, रिक्शा ले रही होती है, तो अब वो बाज़ार में आ गई। अब बता रही है कि जब हम बाज़ार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। मतलब कि फेस्टिवल था तो दुकानें खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन फेस्टिवल था तो इसी वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ हो रखी थी। वहाँ पे मिठाई की, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी, यानी कि खूब सारी लाइन से दुकानें लगी हुई थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसीरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था, यानी कि जो मैं अपनी बहन के साथ वहाँ मार्केट आई थी, तो वो मेरी जो मौसीरी बहन है उन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा था, ठीक है। उसको अपने दांत दिखाने होंगे, इसलिए हम वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हम वहाँ पहले चले गए ताकि जो हमारा टाइम है तो हमारा टाइम मतलब हम लोग लेट ना हो और हम लोग टाइम से दिखा सकें। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। तो यानी कि जब उसने दिखाया, वहाँ पे उन लोगों को वेटिंग जो हॉल होता है वहाँ पे वेट करने के लिए कहा, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया, मेरी बहन के दांतों का परीक्षण किया, ठीक है। उसका देखा, टेस्ट वगैरह किया और उन्होंने बताया कि दांतों का छेद भरवाने के लिए उसे अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। यानी कि मेरी बहन ये सुनकर थोड़ा डर गई थी कि एक तो मेरा दांत भी ख़राब हो गया है और ऊपर से इतना दर्द भी मुझको सहना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। अब क्या हुआ, फिर वो डॉक्टर के क्लिनिक से कहाँ जाती हैं, एक शोरूम में जाती हैं कपड़ों के, जहाँ पे वो रेडीमेड कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके से के कपड़े थे, ठीक है। तो यानी कि जो वो शोरूम था तो वो क्या था, उसमें 3 फ्लोर्स थे, यानी कि 3 मंजिल थी वो, ठीक है। और उसने बताया कि हर मंजिल पे, ठीक है, हर फ्लोर पे क्या था कि अलग अलग तरह के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बड़ी दुकान पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो कपड़े खरीदने के लिए चली गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बताई जा रही है और चीज़ें, कहानी, ठीक है, कहानी की तरह बड़ी दुकान में, ठीक है। तो हरप्रीत बता रहा है यहाँ पे कि पहले मेरे पापा वेट, थोड़ा क्लोज कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पे कहानी चल रही है बड़ी दुकान पे। हरप्रीत है, वो बता रहा है कि मेरे
पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को यानी कि संडे को और जो फेस्टिवल्स के समय में मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यहाँ शोरूम चलाते हैं। यानी कि हरप्रीत क्या बता रहा है कि जो पहले मेरे जो पापा थे और मेरे चाचा थे वो छोटी सी दुकान थी, उनकी दुकान पर काम करते थे और संडे को जब कोई भी फेस्टिवल का टाइम होता था तो मैं और मेरी मम्मी उनकी मदद करने के लिए जाते थे। फिर वो बता रहे हैं कि मैंने जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली तो मैं भी उनके साथ काम करने लगा और फिर आज के समय पे मैं और मेरी जो पत्नी है वंदना और मैं ये शोरूम चलाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये उसी शोरूम की बात हो रही है। फिर वंदना बता रही है कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। तो यानी कि जो वो शोरूम है ना, तो उस शोरूम के जो ओनर हैं वही बता रहे हैं अपनी कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे वंदना भी बता रही है कि हम लोगों ने ये कुछ साल पहले ही खोला है शोरूम और मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। तो और मैंने जैसे होता था फैशन डिज़ाइनर, तो वो जिसमें पूरी स्टडी करी जाती है अलग अलग तरह से कपड़े को बनाना, डिज़ाइन करना। ठीक है, तो वही बता रही है कि मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की, लेकिन आज के समय में क्या है कि लोग ज़्यादातर जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, कपड़े सिलवाने की जगह वो ज़्यादा सिले सिलाई यानी कि रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जो रेडीमेड कपड़े भी हैं उनको भी कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बना करके उनको सजा कर रखा जाए। ठीक है, फिर वो आगे बता रही है कि हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। वो बता रही कि हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर सामान वो कहाँ से, मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे कि गुड़गांव और नोएडा से भी क्या करते हैं, वो सामान लेके आते हैं और कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। तो इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न या रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। मतलब कि अब देखो, अब आप जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। आप अखबार में कुछ ना कुछ ऐड देखते होंगे या पिक्चर हॉल में भी जाते हो, कुछ ना कुछ ऐड देखते हो, टीवी देखते हो, ऐड आते हैं। वो क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और लोग सामान खरीदें, राइट। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि हमें अपने शोरूम को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कहीं न्यूज़पेपर में देते हैं, कहीं हम लोग जो सिनेमा हॉल्स होते हैं वहाँ पर जैसे जगह जगह आप लोग क्या कहते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह लगाते हैं, राइट। कहीं ऐड के लिए देते हो, रेडियो चैनल पे, टेलीविज़न पे हम विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। वो क्या बता रही है कि अभी तो ये शोरूम हमने रेंट पे ले रखा है लेकिन जल्द ही इसको हम खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। यानी कि वो बता रही है कि जब से क्या हुआ है कि ये मेन मार्केट बन गया है, ये जो एरिया जहाँ पे हमारा ये शोरूम है, जब से ये मेन मार्केट बन गया तब से क्या है, हमारा व्यापार भी, हमारा काम भी बढ़िया चल रहा है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। तो वही बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जैसे कि हरप्रीत और वंदना इन्होंने अपना पूरा खुद का सेटअप किया, अपना इनका खुद का काम है। तो ऐसी ही शहरों में क्या होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपनी दुकानें होती हैं, अपना दुकान चला रहे होते हैं। ये दुकानें छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं और क्या करते हैं, लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को वहाँ पर बेचते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये लोग अपना व्यापार खुद संभालते हैं, दुकान खुद संभालते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दूसरों को नौकरी दे देते हैं। पता है ना, काम करने के लिए हेल्पर चाहिए होता है तो किसी को, या तो बहुत बड़ी दुकान है तो मैनेजर रख लेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो भी हेल्पर होते हैं तो नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। तो ऐसी दुकानें जो होती हैं इनको ये नगर निगम से क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है, ठीक है, कि हाँ ये यहाँ पे दुकान कर सकते हैं। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। यानी कि जो नगर निगम होता है वही डिसाइड करता है कि वीक में किस दिन मार्केट को बंद रखना है। जैसे कि इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। तो इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है आपसे कि जो नगर निगम होता है वही डिसाइड करता है कि किस दिन मार्केट बंद रहेगा। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो ये बाज़ार है जहाँ पे ये शोरूम है तो यहाँ पे बुधवार को दुकानें बंद रहती हैं। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि इस बाज़ार में छोटे छोटे से ऑफिस भी हैं और भी अलग अलग दुकानें हैं जो बैंक, कुरियर ऐसी बहुत सारी सर्विसेज देती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, ये हमने एक शोरूम के बारे में छोटी सी कहानी पढ़ी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्ट्री में। अब यहाँ पे आप एक फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे।
मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। वो बता रही है कि मैं अपने कोई क्लोथ है, उसका कोई कपड़ा है जिसपे वो जरी का काम करवाना चाहती थी, जो उसको जिसे उस कपड़े को वो कब पहनती, किसी स्पेशल ओकेजन में उसको पहनना था। तो फिर उसकी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। तो उसकी बहन बोलती है कि मैं निर्मला नाम की एक लड़की को जानती हूँ, तो वो क्या करती है एक फैक्ट्री में, यानी कि जो कपड़े सिलने की फैक्ट्री है वो वहाँ पे काम करती है, और जो निर्मला के जो पड़ोसी हैं वो लोग जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। अब वो क्या बता रही है कि फिर हमने क्या किया, चलो ठीक है हम फैक्ट्री चलते हैं। तो फिर वो लोग बस लेती हैं। तो वो बता रही है कि जब हम बस पे चढ़े तो बस एकदम भरी हुई थी। बस खचाखच भरी थी, हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता ना बन जाए। मतलब वो बता रही इतनी भीड़ थी। फिर मेरी बहन की मतलब सब लोग चढ़ते जा रहे थे, कोई उतर ही नहीं रहा था, मतलब स्पेस ही नहीं हो रहा था उसमें। तो मेरी बहन ने किसी तरह मुझे किनारे की तरफ खड़ा कर दिया था। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। जान में जान आया। वो बता रही है कि जैसे ही एक फैक्ट्री आई तो फैक्ट्री के पास क्या था, लोग काफ़ी उतरने लगे और फिर एक मोड़ पे आते हम लोग भी उतर गए और तब लगा कि वाह अब हम रिलैक्स हो गए। ठीक है। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर कुछ लग रहा था कि शायद वे किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। यानी कि वो बता रहे कि जब हम लोग वहाँ मोड़ पे उतरे तो हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो ग्रुप में वहाँ पे बैठे हुए थे, कोई खड़े हुए थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रहे होंगे। तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग स्कूटरों पर सवार आकर के उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। तो मेरी बहन ने बताया कि ये यहाँ लेबर चौक कहलाता है। यानी कि जहाँ पे वो उतरे थे ना, तो वो कौन सा चौक था, लेबर चौक। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। यानी कि उसने बताया कि ये क्या है, दिहाड़ी मतलब क्या होता है कि जो आपका जिस दिन काम करेंगे उस दिन वो पैसे भी लेते हैं। ठीक है। तो पर डे काम करने वाले जो लोग मजदूर हैं ये, और ये मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे हैं होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा उठाते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में। मतलब क्या होता है कि सड़क किनारे ये बैठे रहते हैं और फिर जिसको भी मतलब आवश्यकता होती है जिस चीज़ की, जैसे किसी को प्लम्बर चाहिए या फिर किसी को कोई काम करवाना है, तो वो आते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई आप कितना लोगे, हमें ये काम करवाना है। फिर वो रेट फिक्स करके उनको ले जाते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा रोज़ नहीं होता कि रोज़ ही उनको काम मिल जाए। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। यानी कि वो बता रही है कि फिर हम फैक्ट्री के अंदर गए। जब हम फैक्ट्री के अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर सब काम के लिए अलग अलग क्या थे, डिपार्टमेंट्स बने हुए थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। मतलब उसने बताया कि इतने सारे लोग थे वहाँ पे, कैसा लग रहा था लोग बस चलते ही जाएंगे, खत्म ही नहीं होगी इनकी संख्या। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी। फिर उसने क्या बताया कि फिर हमने देखा कि जहाँ पे कपड़े सिले जा रहे थे वहाँ पे देखा हमने कि छोटा सा कमरा है जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, मशीनों पर काम कर रहे हैं। और सबके पास क्या, एक एक व्यक्ति के पास एक एक मशीन हुई हैं और हर कमरे में क्या थी, ऐसी ही बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे एक कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। ठीक है। फिर जो कपड़े सिल के तैयार हो रहे थे उनको वो क्या कर रहे थे, तह कर रखे अलग से सही से लगा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि वह मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। ठीक है। फिर हम लेडी जिससे मिलने आए थे ना, निर्मला से, तो फिर वो मेरी बहन से मिली, मतलब मेरी बहन उस निर्मला से मिली। दोनों लोग बहुत खुश हुए और फिर उसने कहा कि ठीक है कि मैं तुम्हारे कपड़े पे जरी का काम करवा दूंगी। ठीक है, उसने ये कहा। फिर निर्मला जो है कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है। उसने बताया फिर अब कि जो वो निर्मला लड़की है वो क्या करती है कि कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी, यानी कि जो कंपनी क्या करती है यहाँ से कपड़ों को एक्सपोर्ट करती है दूसरे देशों में, वहाँ पे वो क्या करती है, टेलर का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वहाँ काम करती हैं वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। ठीक है। जिस फैक्ट्री में वो काम करती है उस कपड़े में वहाँ पे क्या करते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे जो बाहरी देश हैं उन लोगों के लिए गर्मी के कपड़े को क्या करते हैं, सिलते हैं। ठीक है। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। क्या बताया उन्होंने कि दिसंबर से अप्रैल तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात को 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। मतलब इतना काम होता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना जाना पड़ता है। मतलब कि जैसे कभी कभी काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो वैसे तो वो उसका 6 दिन का काम होता है, लेकिन जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो संडे को भी उनको जाना पड़ता है काम के लिए। ठीक है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के
280 रुपये मिलते हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जैसे कि होता है ना ओवर टाइम करना, तो उसके 100 रुपये तक मिलते हैं, एक्स्ट्रा काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। यानी कि अब क्या होता है, जून तक, क्योंकि जितना भी दिसंबर से अप्रैल तक पूरा बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मियाँ भी, मतलब वहाँ पे उनको सामान भी बेचना होता है, राइट। तो फिर क्या करते हैं, तब तो बहुत सारा काम रहता है, तो उनको ज़्यादा चाहिए होते हैं वर्कर्स। लेकिन जैसे ही जून में काम खत्म होने लगता है तो वो क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या को घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ही ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए, यानी कि कोई परमानेंट उनका फिक्स टाइम नहीं होता। जब भी इनको कभी 6 महीने 7 महीने ऐसे काम मिलता है और उसके बाद उनको काम नहीं मिलता है। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है, ठीक है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। और मान लीजिए कि ऐसे वर्कर्स जब अपनी सैलरी को लेकर के या अपनी कंडीशन को लेकर कुछ भी कंप्लेन करते हैं तो उन्हें वो निकाल देते हैं। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है कि वो बहुत लंबे समय तक क्या करें, काम करते रहे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बिजली से चलने वाले कर्गो यानी कि पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। यानी कि जो शिफ्ट होती है ना, दिन की शिफ्ट, नाइट की शिफ्ट, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। बहुत सी जगह ऐसी भी होती है, ठीक है। जो ऐसी कंपनीज होती हैं कहीं पे, कई बार क्या होता है कि उनसे काम, जैसे तो देखो काम कितना होता है, 8 घंटे का होता है, ठीक है। 8 घंटे की जॉब होती है हर जगह। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे काम उनसे ज़्यादा करवाते हैं, 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा आप ओवर टाइम उनसे काम करवा रहे हैं उसका भी उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब आ रहा है दफ्तर में। अब एक और कहानी आ रही है दफ्तर में। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर है। अब वो बता रही है कि जो मेरी मौसी है वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम को 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम लोग 5:30 से पहले क्या करना, मेरे ऑफिस में आ जाना। तो हमने सोचा कि हमें लेट ना हो जाए, इसलिए हमने ऑटो रिक्शा ले लिया। यानी कि अभी वो कहाँ थे, फैक्ट्री में थे। फिर फैक्ट्री से उन्होंने रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा, और उसने क्या किया, उन्हें बिल्कुल टाइम पर पहुँचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। यानी कि जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे उसकी मौसी का ऑफिस था उसके पास में बहुत बड़ी बड़ी क्या थी, बिल्डिंग्स लगी हुई थी, और बहुत लोग क्या थे, काम से करके बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे और कुछ बसों के लिए लाइन में खड़े हुए थे। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। यानी कि वो क्या करती है, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पे वो मैनेजर है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी कि सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं, ठीक है। निरीक्षण करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, उनके काम की निगरानी करना। तो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। यानी कि जो वहाँ पे सेल्समैन है तो सबसे क्या करते हैं, उसने जहाँ पे उनका मतलब जो भी अंडर में उनके शहर है तो उस शहर को उन्होंने 6 पार्ट्स में बांट दिया है और हर हफ्ते क्या करती है, वो हर सेल्समैन से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती हैं, उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। यानी कि उनसे पूरी रिपोर्ट लेती हैं और कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उस पर उनसे बात करती हैं। उनकी पूरी शहर में बिक्री की योजना बनानी पड़ती है कि भाई कैसे हमें अपने सामान को कहाँ पे कैसे बेचना है, तो पूरी प्लानिंग वो करती हैं और अक्सर देर रात तक काम उनको करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि उनकी परमानेंट जॉब है, परमानेंट उनकी सैलरी हमेशा उनको मिलती है, ठीक है। यानी कि एक परमानेंट कर्मचारी है, परमानेंट वर्कर है वो। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। अब क्योंकि वो वहाँ पे परमानेंट वर्कर है तो कई सारे उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं कंपनी की तरफ से। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो उसमें या फिर गवर्नमेंट में होती है तो आपने देखा होगा कि जो परमानेंट होते हैं तो अलग से उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट नहीं होते हैं तो उनको वो सुविधाएँ नहीं मिलती हैं जो परमानेंट वर्कर्स को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो उसकी मौसी है वो परमानेंट वर्कर है तो उनको भी कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। ये क्या होती है कि जैसे जो भी वर्कर काम कर रहे होते हैं ना तो उनकी सैलरी से क्या करती है, गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि जो उनकी सैलरी होगी तो उनकी सैलरी से कुछ पार्ट क्या करते हैं, काट दिया जाता है और उनकी भविष्य निधि में क्या करते हैं, उनका एक अकाउंट होता है कंपनी की तरफ से जहाँ पे वो पूरा कलेक्ट होता रहता है वो पैसे, ताकि वही जो पैसा थोड़ा थोड़ा कलेक्ट होता रहेगा तो उनके बुढ़ापे में काम आएगा। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। यानी कि जब नौकरी से आप रिटायर होते हैं तभी यह पैसा आपको मिलता है। फिर छुट्टियों की बात करते हैं तो इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। यानी कि संडे होते हैं या कोई भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तो उस समय भी छुट्टी मिलती है। और
उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। जैसे होता है ना, कुछ छुट्टियां दी जाती हैं आपको कि हाँ पूरे साल भर में 10 छुट्टियां ले सकते हो, तो इस तरह से उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। और साथ ही परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, आपने देखा होगा ना, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी करवाती कि अगर आपके परिवार में किसी को कुछ होता है तो इतना तक का, जैसे 1 लाख तक का खर्चा जो होता है कंपनी की तरफ से होता है, राइट। तो ऐसे ही कंपनी एक सीमा तक, ऐसा नहीं होता कि पूरा, एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। तो शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम कर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता, क्योंकि वो परमानेंट वर्कर्स होते हैं। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मंदी बैठ गए, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इसी तरह का काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। यानी कि काम इतनी तरह तरह के काम होते हैं और सब काम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये पिक्चर में आपके देख रहे हो, सबने हेडफोन्स लगा रखे हैं, सब बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माइक लगे हुए हैं, है ना। तो ये क्या है, महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। कॉल सेंटर आपने सुना ही होगा। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है, यहाँ पे एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं, उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। मतलब जैसे आप कुछ भी सामान खरीदो तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना, कस्टमर केयर पर हम कॉल करते हैं, राइट। तो ये जो हमारे होते हैं ना कॉल सेंटर्स होते हैं, तो यहाँ पे ये वो जगह होती है जहाँ पे सभी तरह का जो भी आप सामान खरीदते हैं, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करते हैं, तो वो यही कॉल सेंटर में बैठे हुए लोग जो होते हैं वो आपकी समस्याओं को हल करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और आपको सजेशन करते हैं। ठीक है, सजेस्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये एक तरह से ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है, केंद्रीकृत दफ्तर है, जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और जो भी उनके सवाल होते हैं उनसे संबंधित जानकारी उनको दी जाती है। कॉल सेंटर कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल नुमा कमरों में चलाए जाते हैं और उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, यानी कि अलग अलग सेपरेट देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये अलग अलग ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं जहाँ पे वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपना कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यह है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर उनको मिल जाते हैं। तो कई बार जो बाहर की कंपनीज़ होती हैं वो लोग भी यहाँ पर अपने ऑफिस खोलती हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको कुछ काम करने के लिए दिया गया है, नाम, काम की जगह, आय, काम की सुरक्षा, सुविधाएं, स्वयं का काम या रोजगार। तो यहाँ पे जैसे कि अभी आपने बच्चू मांझी के लिए पढ़ा था, तो बच्चू मांझी का काम की जगह कहाँ थी बताओ, कहाँ काम करते थे, वो सड़क पे रिक्शा चलाने का काम करते थे। ठीक है, आय कितनी होती थी, ₹100 प्रतिदिन। क्या काम की सुरक्षा थी? नहीं, क्योंकि जब वो बीमार पड़ेंगे तो उनको काम नहीं कर पाएंगे। कई बार उन जहाँ पे वो अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं, रिक्शा को खड़ा करते हैं, कई बार उनको वहाँ से भी हटा दिए जाते हैं, तो कोई सुरक्षा नहीं होता है। क्या उनको कोई सुविधाएं मिलती हैं? नहीं, कोई सुविधाएं नहीं होती है। क्या उनका स्वयं का काम है या रोजगार है? तो स्वयं का काम है ना, तो यानी कि स्वयं का काम है उनका यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी ही जो हरप्रीत और वंदना है, उनकी काम की जगह कहाँ है, तो उनका तो क्या है, मॉल, या आप कह सकते हैं शोरूम है उनका। ठीक है, तो लगभग कितना कमा लेते होंगे, हो सकता है वो 5,000 तक हर दिन कमा लेते होंगे, हो सकता है 10 से 15,000। तो ऐसी उनकी आय उस ज़्यादा ही होगी। काम की सुरक्षा है, हाँ, क्यों? क्योंकि काम की सुरक्षा इसलिए है क्योंकि उनका अपना खुद का शोरूम है जहाँ पे वो बैठते हैं। ठीक है, अभी तो खैर रेंट पे है, लेकिन उसके बाद जल्दी वो लोग खरीद लेंगे, लेकिन काम की सुरक्षा है। ठीक है, सुविधाएं हैं उनको, क्या उनको सुविधा है? बस सुविधा, वैसे तो कोई सुविधा नहीं है, बस ये कि उनको नगर निगम के थ्रू परमिट मिला हुआ है कि हाँ वहाँ पे उनकी दुकान है, दुकान खोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ सुविधाएं तो नहीं है। पर हाँ, आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ये सुविधा है कि उनको कोई हटा नहीं सकता है। स्वयं का काम है उनका। फिर ऐसी निर्मला का है और सुधा का है, तो ऐसी ही आपको क्या करना है, ये दोनों फिल करिएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, सुनी, जानी होंगी कि शहर में कैसे कितने तरह तरह के काम होते हैं। किसी किसी को फैसिलिटीज़ मिलती है, किसी को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। शहरी जीवन आसान नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी जगह पर करते तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये छोटा मोटा काम करते हैं, वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब आपको कहीं रोज़गार नहीं मिलता है और आप इस तरह से सड़क पर कहीं पर अपना रोज़गार चलाते हैं, तो आपको वहाँ सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और साथ ही क्या है कि आपको डिपेंड होना पड़ता, मतलब आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलती है वहाँ पे, है ना।
और ज़रूरी भी नहीं होता कि रोज़ आपकी कमाई होगी, फिक्स सैलरी भी नहीं होती है। कभी तबीयत ख़राब है तो आपको बंद करना पड़ जाता है, ठीक है। और कई बार पुलिस वाले हटा देते हैं वहाँ से कि यहाँ पे नहीं खोलना, यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो कोई सुविधाएं नहीं होती है, तो बड़ा कठिन जीवन होता है ऐसे लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलती है, तब तक के लिए धन्यवाद।